नमस्कार। देखिए, अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का, जिसका नाम है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति को समझेंगे और बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा जो है इसके लिए कुछ शब्द बोले गए थे, उन शब्द को भी हम लोग देखेंगे, उसको याद करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है उनसे। उसके बाद हम लोग आर्टिकल को कवर करेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। भाग 4 जो है यानी डीपीएसपी में कुल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। इसको जो है हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है और इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा। इसमें हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर 42 तक को कवर करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। जितने भी उसके इम्पोर्टेंट बात हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग प्रीवियस और क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछा गया था और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम डीपीएसपी को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसकी चर्चा जो है भाग 4 में किया गया है भारतीय संविधान के, और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग 36 से लेकर 42 तक को कवर करेंगे और आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 42 से लेकर फिर 51 तक देखेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया है, तो स्पेन के संविधान से लिया है। स्पेन के संविधान से आयरलैंड लिया और आयरलैंड के संविधान से जो है हम लोग डीपीएसपी को अपने भारतीय संविधान में जोड़े हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका एक लाइन में उत्तर है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया, क्या जरूरी था, क्या उद्देश्य था इसका। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मतलब भारत में वैसे राज्यों की स्थापना करना जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उस हिसाब से राज्यों को स्थापित किया जाए, उस हिसाब से राज्यों में वैसी व्यवस्थाएं रखी जाए ताकि लोगों का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। इसीलिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी को जोड़ा गया कि डीपीएसपी जब भारतीय संविधान में रहेगा उसी हिसाब से भारत सरकार या फिर राज्य सरकार जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी, राज्यों में उस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाएगी ताकि लोगों का कल्याण हो सके। इसीलिए डीपीएसपी को जोड़ा गया। ठीक है। देखिए, अब इसका प्रकृति पूछा जाता है कि नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, गैर न्यायोचित होता है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या हुआ कि आप जो है इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसी को कहा जाता है गैर न्यायोचित। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स पर हैं, तो अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होगा आपके साथ तो आप जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी प्रकृति यानी नेचर जो है गैर न्यायोचित है, इसके हनन होने पर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और अगर आप न्यायालय में गए भी तो फिर न्यायालय द्वारा इसको लागू भी नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसी में यह बात कहा गया है। आगे हम लोग आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है। तो डीपीएसपी को बस ऐसा ही समाज की भलाई के लिए इसमें जोड़ दिया गया और इसमें कहा गया कि जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन आता रहेगा वैसे वैसे सरकार जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करती रहेगी। इसमें सभी चीज़ें सुविधाएं जो है लोक कल्याण के लिए राज्यों को देती रहेगी, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और सही से एक राज्य की स्थापना हो और सभी व्यक्ति जो है अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। अब जैसे जैसे सरकार के पास धन आता है वैसे वैसे सरकार जो है इसमें सुधार करते रहती है। अगर सरकार सुधार नहीं करती है या फिर राज्य सुधार नहीं करता है तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कह दिया गया है कि सरकार के पास जितना धन होगा उसके हिसाब से ही सरकार जो है कोई भी अपना नीति अपनाएगी और लोगों की व्यवस्थाएं बनाने में खर्च करेगी। जैसे जैसे सरकार के पास धन होगा वैसे वैसे। ऐसा नहीं है कि आप डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई है और आप सरकार से अभी मांगे तो सरकार आपको अभी दे दे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे सरकार के पास धन आएगा वैसे वैसे इसमें जो है कार्य किया जाएगा। जैसे हम लोग जो है किसी चीज़ के लिए सपना देख लेते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन वैसा होता कब है, जब हमारे पास पैसा होता है तब। तो उसी प्रकार ये है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है कि ये सब होना चाहिए, लेकिन वह होगा कब होगा, जब सरकार के पास धन आएगा तब होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब हो जाए या फिर इसके लिए न्यायालय में चल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है।
अब देखिए इसके बारे में जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले गए हैं, उसको हम लोग समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछेगा कि डीपीएसपी को आदर्श विशेषताएं किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद है कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, यह बात किसने कहा था डीपीएसपी के लिए, तो केटी शाह ने कहा था। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था, केसी वेयर ने कहा था। और राज्य के अधिकार के लिए नैतिक धारणाएं, यह बात किसने कहा था डीपीएसपी के लिए, तो बीएन राव ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ स्टेट। याद करिए जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको आर्टिकल 12 बताया था। आर्टिकल 12 में भी जो है राज्य की परिभाषा ही नहीं था, और उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया था। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको आज जाकर देख सकते हैं। सेम वही परिभाषा जो है आर्टिकल 36 में ही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 37। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसके लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु विधि का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए अच्छे से इसको समझिए। आर्टिकल 37 में कह दिया गया है साफ साफ कि जो डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई है वह जो है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में ये जो है वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में इसके लिए चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 37 में कह दिया गया है। जैसे मूल अधिकार का हनन होता था तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन डीपीएसपी का हनन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है, बाध्य योग्य नहीं है, इसके लिए चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसी में कहा गया कि परंतु विधि के निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य कोई भी नियम कानून व्यवस्था लाएगी तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही लाएगी, ये बात इसमें कहा गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आर्टिकल 38। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता बनाए रखना। मतलब आर्टिकल 38 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोक कल्याण के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छे से सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और ऐसे व्यवस्था बनाएगा कि आय में समानता हो। अगर किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति के पास सारा धन नहीं चला जाना चाहिए, आय में समानता होना चाहिए, सबके पास आय बराबर होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था राज्य बनाएगा। प्रतिष्ठा भी सबका समान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म भेदभाव के आधार पर ऐसा भेदभाव किया जाए। सुविधाएं जो है सबके पास समान होना चाहिए, अवसर की सबके पास समानता होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसी राज्य व्यवस्था बनाएगा अपने राज्यों में। ये बात कहा गया है आर्टिकल 38 में। और राज्य शब्द से आप परिचित है, राज्य का मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, हम लोग आर्टिकल 12 में समझे थे, ठीक है। अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 39 को समझते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी तरह के एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका 6 ठो सब क्लॉज है और 6 के 6 इम्पोर्टेंट है, और आपको टेंशन नहीं लेना है। 6 सब क्लॉज जो है मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। पहले हम लोग जो है इसका थ्योरी समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए 39 के क में कहा गया है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अब देखिए आप आजीविका से क्या समझते हैं, आजीविका का मतलब हो गया कि रोजी रोजगार देना। तो राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य के अंदर जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सबको जो है रोजी रोजगार की व्यवस्था करे, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। अगर मान लीजिए किसी पुरुष को रोजगार की आवश्यकता है तो राज्य उसको रोजगार देगा, सरकार उसको रोजगार देगी। महिला को आवश्यकता है यदि, तो महिला को भी रोजगार देगी। ये बात आर्टिकल 39 के क में कहा गया है। अब मान लीजिए कोई राज्य जो है ऐसी व्यवस्था नहीं करता है, आजीविका की व्यवस्था नहीं करता है, तो क्या उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 में ही कह दिया गया है कि न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है, इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सरकार के पास जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे जो है इस व्यवस्था को लागू करेगा, ठीक है। उसके बाद है 39 का ख। इसमें है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, अर्थात वितरण समाज में भलाई के लिए हो। अब देखिए भौतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? भौतिक संसाधन का मतलब हुआ जमीन, प्राकृतिक संसाधन जो होता है खनिज हो गया, तेल, सोना, चांदी, ये सब भौतिक संसाधन है।
तो इसका जो है समान वितरण होना चाहिए, मतलब सभी लोगों के पास बराबर होना चाहिए, सभी लोगों को इस पर बराबर हक है। यही बात आर्टिकल 39 के ख में कहा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा चीज़ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में सभी व्यक्तियों के पास ये सब बराबर होना चाहिए, 39 के ख में कहा गया है। अब मान लीजिए आपके पास सोना नहीं है, तो क्या आप इसके लिए चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है। 39 के ग में कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण पर रोक लगाना। देखिए, संकेंद्रण का मतलब होता है इकट्ठा पर रोक लगाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य के अंदर, देश के अंदर धन जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास चला जाए। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन करने वाले जितने भी साधन होते हैं उसका संकेंद्रण एक ही व्यक्ति के पास न चला जाए, इस पर रोक लगाना है। राज्यों को ये निर्देश दिया गया है। धन और उत्पादन के साधन एक ही व्यक्ति के पास न चला जाए, जिससे सार्वजनिक कल्याण प्रभावित हो। सार्वजनिक कल्याण नहीं हो सकता है अगर एक व्यक्ति के पास सारा चीज़ चला जाए, क्योंकि उसका मन बढ़ जाएगा और उसका अधिकार हो जाएगा, वो अपने मन से जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए संकेंद्रण पर रोक लगाया गया है 39 के ग में। 39 के ख में कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। जैसा कि आपको पता है कि देश के अंदर पुरुष को जिस काम के लिए जितना वेतन मिलता है, सेम उसी काम के लिए महिला को उतना वेतन नहीं दिया जाता है। प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट जहाँ भी होता है वहाँ पर। सरकारी में ऐसा होता है, जैसे महिला टीचर को जितना मिल रहा है उतना ही पुरुष टीचर को मिलेगा। किसी नौकरी में महिला को जितना मिल रहा है, पुरुष को जितना मिल रहा है उतना ही महिला को भी मिलता है। लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट संस्थान सेम कार्य के बदले किसी पुरुष को जितना तनख्वाह देता है उतना ही महिला को अगर नहीं दे रहा है, तो क्या वो महिला न्यायालय में जा सकती है? नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, वाद्य योग्य नहीं है। तो ये 39 के घ में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। जैसे एक काम को, सेम काम को महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन देना है। ये सरकारी तौर पर देखा जाता है, ये सही है। लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। 39 के अंगों में कहा गया है कि श्रमिकों की स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। अब देखिए, श्रमिक का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, सरकारी संस्था में काम कर रहे हो, डीएम, एसपी हो गए, बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, एसडीएम, सब के सब जो है श्रमिक हो जाएंगे। तो श्रमिकों की स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा रखना चाहिए, ये सरकार को कहा गया है। राज्यों को कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य का देखभाल करें, उनके शक्ति के देखभाल, शक्ति की सुरक्षा करें। मतलब इसका क्या हुआ कि उनको शक्ति के अनुसार कार्य कराया जाए। जैसे कोई व्यक्ति है और दुबला पतला है और कोई कार्य है कि डेली जो है 50 किलो का सामान उठाकर इधर से उधर करना है, तो दुबला पतला है और उससे डेली हम 50 किलो का सामान उठवाएंगे, इधर उधर करवाएंगे, तो फिर जो है उसके शक्ति पर, उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसके शक्ति के अनुसार कार्य दिया जाए कि वो उसका शरीर जैसा है उस हिसाब से कार्य कराया जाए उससे। यही बात आर्टिकल 39 के अंगों में कहा गया है कि श्रमिकों की स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। जो भी बालक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनसे जो है कोई कार्य न कराया जाए, उनके बाल श्रम से संरक्षण है 39 के अंग में। ठीक है। अगला है 39 के च। इसमें कहा गया है कि बच्चों के शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य विकास का अवसर मिले तथा युवाओं का शोषण से सुरक्षा हो। देखिए, बच्चों के शोषण से सुरक्षा करना है कि बच्चों का किसी प्रकार से शोषण ना हो। स्वास्थ्य विकास का अवसर उनको मिले। स्वास्थ्य विकास का अवसर का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को स्वस्थ रूप से बढ़ने, जीने का अधिकार है। जो भी बच्चे हैं उनको स्वस्थ रूप से, मतलब हेल्दी रूप से वो अपने जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़ें, उनकी मतलब उम्र बढ़ती रहे स्वस्थ रूप से। ये अधिकार 39 के च में दिया गया है। और युवाओं का शोषण से सुरक्षा है कि जो भी युवा हैं उनका शोषण ना हो, इस बात पर भी ध्यान रखा जाए। अब मान लीजिए ये सब नहीं हो रहा है, तो क्या इसके लिए चुनौती दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम लोग आर्टिकल 39 के जितने भी सब क्लॉज हैं सबको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, ताकि आपको 100% याद हो जाए और जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बना सकें। देखिए, 39 के क में क्या कहा गया था कि सभी व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। 39 के क में कहा गया था कि जितने भी महिला और पुरुष हैं सबको काम देने का अधिकार है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर काम करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो 39 के ख में कहा गया था कि जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण होना चाहिए। तो इसको आप रिलेट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब किसी व्यक्ति को काम मिल गया, संसाधन मिल गया, तब वो अच्छे से काम करेगा।
अब जब काम करेगा तो वो उसको धन मिलेगा, धन प्राप्त होगा, वेतन प्राप्त होगा। तो 39 के ग में कहा गया था कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण पर रोक लगाना, कि मतलब सभी को जो है समान धन प्राप्त हो, सभी को समान उत्पादन के साधन प्राप्त हो, 39 के ग में कहा गया था। अब देखिए, किसी व्यक्ति को काम भी मिल गया, संसाधन भी मिल गया, काम भी करने लगा तो धन भी प्राप्त होने लगा। अब ये देखा गया कि अब मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति सारा धन प्राप्त न कर ले, इसलिए कह दिया गया कि महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। तो 39 के घ में कहा गया था कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अब उनको वेतन भी मिलने लगा तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो 39 के अंग में कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य का, जितने भी श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उनके शक्ति के अनुसार उनसे कार्य कराया जाए, 39 के घ में। अब ये सारे चीज़ें मिलने लगी, काम भी मिल गया, संसाधन भी मिल गया, वेतन भी मिलने लगा, बराबर वेतन भी मिलने लगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान उनका रखा गया। फिर कहा गया कि उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो 39 के च में कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, विकास का अवसर उनको प्राप्त हो, युवाओं का शोषण ना हो, ये 39 के च में कहा गया। तो इस तरह से आपको जो है रिलेट करके इसको याद करना है, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमको भी जो है ऐसा ही याद हुआ है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को काम मिलेगा, फिर उसको संसाधन मिलेगा तो वो काम करेगा, तो फिर वेतन प्राप्त होगा, फिर वेतन प्राप्त होगा तो बराबर वेतन चाहिए महिला और पुरुष को। जब सब चीज़ मिल गया तब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और जब उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख लिए तो फिर उनके बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, अब आइए हम आगे के आर्टिकल को समझते हैं। तो अब आइए हम आर्टिकल 39 के ए को समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। मतलब समान न्याय का मतलब हुआ कि राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको समान न्याय मिलना चाहिए। जैसे कोर्ट में मिलता है जज के द्वारा, सभी को एक समान देखा जाता है। तो आर्टिकल 39 के ए के तहत, ठीक है। इसी में कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अब देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या हुआ? सरकारी वकील उपलब्ध कराना। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है और वो उसको जो है किसी मामले में फंसा दिया गया है। अब मान लीजिए कि उसको जज के सामने पेश होना है, तो उसके तरफ से लड़ेगा कौन? वकील लड़ेगा। और अगर अच्छा वकील नहीं मिले उसको, तो फिर वो जो है केस हार जाएगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा और उसको गलत तरीका से फंसा कर उसको सज़ा दिया जा सकता है, उस गरीब व्यक्ति को। अब वह तो गरीब है, इस वजह से वो अच्छा वकील अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गरीब है तो उसको न्याय देने के लिए अच्छा वकील आवश्यक है। अब अच्छा वकील पैसा से मिलता है, क्योंकि जो बढ़िया वकील रहेगा उसका फीस भी ज़्यादा होगा। तो अच्छा वकील जो है कौन है? सरकारी वकील भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गरीब हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। यानी जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे से लाचार हैं, तो उनके तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं वो केस लड़ेंगे। उनको किसी तरह के खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो खर्च कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो गरीब हैं। ठीक है, तो वही बात आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आर्टिकल 39 के ए को जो है 42वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग आर्टिकल 39 में बहुत सारे सब क्लॉज पढ़े, 6 ठो सब क्लॉज पढ़े इसके पहले। तो वह जितने भी सब क्लॉज थे वह सभी के सभी मूल संविधान में थे, मूल संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन आर्टिकल 39 का जो ए है, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी जो है संविधान में आर्टिकल अलग से जोड़े जाते हैं उनको बड़ा लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे इसको डिनोट किया गया है आर्टिकल 39 का ए, बड़ा ए लिखा गया है। अगर वही छोटा रहता तो वो जो हम लोग पहले पढ़े क ख ग, तो उसके स्थान पर ए बी सी रहता छोटा वाला, और इसमें 39 का ए है तो बड़ा से मतलब है कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 40। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन कर और उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब आर्टिकल 40 में ये बातें साफ साफ राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य अगर चाहे तो वो किसी भी राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है। जैसे भारत के बहुत सारे राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। जैसे बिहार में भी जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। अब ग्राम पंचायतों का गठन करने का मतलब है कि पंचायतों में प्रधान का शासन होता है या फिर मुखिया का शासन होता है। मतलब मुखिया के द्वारा पंचायत को कंट्रोल किया जाता है, जैसे मुखिया का जो चुनाव होता है वही वाला। तो ग्राम पंचायत का गठन करने का अधिकार है आर्टिकल 40 में। और इसी में कहा गया है कि प्रधान को या फिर मुखिया को
इतना शक्ति देना है कि वो जिससे वो ग्राम पंचायत का जो है विकास कर सके, उसको सही से देखभाल कर सके, उतना उसको शक्ति देना है मुखिया को या फिर प्रधान को, ठीक है। अब इसी में देखिए स्वायत्त शासन की बात की गई। स्वायत्त शासन का मतलब क्या हुआ कि वैसा शासन जो राजनीति के द्वारा बिना किसी लाभ के हो। जैसे मुखिया है, तो मुखिया जो है राजनीति के द्वारा पंचायत के ऊपर शासन करते हैं और बिना किसी लाभ के। वो बात अलग है कि कोई मुखिया भ्रष्ट हो, लूट-पाट करता हो, भ्रष्टाचारी हो, तो वो बात अलग हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि राजनीति के द्वारा बिना लाभ के शासन करना है मुखिया को, प्रधान को। और ग्राम पंचायतों के गठन का बात किया गया है आर्टिकल 40 में, ठीक है। उसके बाद कौन आर्टिकल है, तो आर्टिकल 41। देखिए इसमें कहा गया है कि बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा और विकलांगता जैसी स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। मतलब आर्टिकल 41 में ये भी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो आप उसको काम दीजिए। अब मान लीजिए कि कोई राज्य बेरोजगार व्यक्तियों को काम नहीं दे रहा है, तो क्या वो बेरोजगार न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये डीपीएसपी का मामला है, या न्याय उचित नहीं है, न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, इसलिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य चाहे और उसके बाद उसके पास जो है ऑप्शन हो, उसके पास धन हो, तो बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। ये बात आर्टिकल 41 में कहा गया है। उसी प्रकार कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको सहायता प्रदान कर सकता है, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको भी सहायता प्रदान कर सकता है, कोई विकलांग है तो उसको भी सहायता प्रदान कर सकता है राज्य। ये बात आर्टिकल 41 में कहा गया है कि अगर राज्य के पास एक्स्ट्रा धन है, एक्स्ट्रा धन संपत्ति है, उसके पास सुविधा है, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी व्यक्तियों को मदद कर सकता है। वही बात इसमें कहा गया है कि काम दे सकता है, उनको शिक्षा दे सकता है, लोक सहायता उनको पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा राज्य। ये सभी बातें आर्टिकल 41 में कही गई है। अब देखिए आर्टिकल 41 के तहत ही जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है राज्यों के द्वारा, जो कि महीना में शायद 1 कि 2,000 रुपया ऐसे करके मिलता है बेरोजगारी भत्ता। और वही अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, तो आयुष्मान कार्ड में जिसमें सालाना 5 लाख तक का जो है इलाज कराया जा सकता है, ऑपरेशन कराया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है और वो किसी तरह से बीमार पड़ गया है और उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, जिसमें बहुत अच्छा खासा खर्च लगने वाला है, 4-5 लाख रुपया। तो बेचारा कहाँ से, वो गरीब है तो कहाँ से कराएगा, इस वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आयुष्मान कार्ड दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें सालाना 5 लाख का इलाज होता है। तो ये क्या है, एक तरह का मदद है आर्टिकल 41 के अनुसार। उसी प्रकार बुढ़ापा, जो जो भी व्यक्ति वृद्ध होते हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता है, तो ये भी सहायता है। अब मान लीजिए किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है या फिर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो क्या वो न्यायालय में जा सकता है? नहीं जा सकता है। वही विकलांगता को जो है, विकलांग व्यक्ति होते हैं उसकी मदद की जाती है, 3 पहिया साइकिल दी जाती है और भी बहुत सारे पेंशन भी दिया जाता है उनको। तो ये सब मदद किया जाता है, जैसे-जैसे सरकार के पास धन होता है वैसे-वैसे किया जाता है। अब धन के अनुसार ही ऐसा होता है, जैसे किसी-किसी राज्यों में वृद्धा पेंशन जो है ज़्यादा मिलता है, किसी राज्य में वृद्धा पेंशन कम मिलता है, और उसी हिसाब से दिया जाता है जैसे-जैसे राज्यों के पास धन होता है। तो आर्टिकल 41 के अनुसार ही ये सब किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 42 को समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्यों को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें भी राज्यों को ही निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करेगा। अब देखिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो भी जहाँ पर भी काम करता है, तो वह स्थान जो है साफ-सुथरा रहना चाहिए। जिस भी फैक्ट्री में जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर स्वच्छ वातावरण रहना चाहिए, साफ-सुथरा जगह रहना चाहिए, हवा जो है साफ मिलना चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, खाना साफ मिलना चाहिए और उन मज़दूरों को, उन श्रमिकों को उचित मज़दूरी मिलना चाहिए। इसी का मतलब होता है न्याय संगत और मानवीय प्रस्तुति सुनिश्चित करना। और काम करने का जो है समय भी फिक्स रहना चाहिए कि कितना घंटा काम करना है, किस दिन छुट्टी रहेगा, ये सब फिक्स रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि वातावरण साफ-सुथरा हो, स्वच्छ पानी मिले। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है, कोई भी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, और वहाँ पर क्या है कि हवा साफ़ नहीं मिल रहा, पानी साफ़ नहीं मिल रहा, खाने का जो है वहाँ पर कोई ठीक नहीं है, मज़दूरों को रात-दिन खटाया जा रहा है, तो ये सब नहीं कर सकता। और ये राज्यों को आर्टिकल 42 निर्देश देता है कि आप ये सब रोकने के लिए वैसी व्यवस्था का आप निर्माण करें, उन सभी चीज़ों को आप सुनिश्चित करें ताकि इस तरह की जो है दुर्दशा मज़दूरों की ना हो। यही बात आर्टिकल 42 में कहा गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब इसी में कहा गया है कि प्रसूति सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए प्रसूति सहायता का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि कहीं पर भी सरकारी हो, सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, सभी जगह जो है महिलाएं काम करती है। अब मान लीजिए महिलाएं काम कर रही है और कोई महिला है कि गर्भवती है और उसको मान लेते हैं उसकी ब्लॉक में नौकरी है और वो महिला गर्भवती है, तो फिर बताइए पीड़ा में वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो फिर उसको छुट्टी की आवश्यक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही बात आर्टिकल 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता प्रदान करना, मतलब अगर कोई किसी भी क्षेत्र में अगर कोई महिला है और वह गर्भवती है और उसके बावजूद भी उससे काम कराया जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। उसको छुट्टी देना आवश्यक है और उसके साथ-साथ उसके पति को भी छुट्टी देना आवश्यक है। जैसे लास्ट मंथ में जिस मंथ डिलीवरी होना है, उस मंथ उसके पति को भी छुट्टी देना है और जितना दिन महिला और पुरुष को छुट्टी दिया जाएगा, उतना दिन का उसको उनका वेतन जो है नहीं काटा जाएगा, उनका वेतन भी उसको मिलेगा। यही बात आर्टिकल 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता जो है प्रदान करना है और राज्य इसके संबंध में कानून बनाएगा। तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा कानून है और ये राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अपने हिसाब से, अपने अनुसार आप कानून बना सकते हैं आर्टिकल 42 के तहत। ठीक है? अब आइए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप जितने भी आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 36 से लेकर 42 तक, वो सभी क्लियर हो जाए और आपको 100% जो है ये सब याद हो जाए और अभ्यास भी हो जाए। ठीक है? और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग 43 से देखेंगे 51 तक के आर्टिकल को। ठीक है? और पूरा उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो देखिए मतलब पूछ रहा है कि जो डीपीएसपी है उसको भारतीय संविधान में किन उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया। पहला कह रहा है कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गलत है। सामाजिक प्रजातंत्र का स्थापित करना, यह भी गलत है। गांधीवादी प्रजातंत्र का स्थापित करना, यह भी गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए इसको संविधान में जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम सभी तरह के एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको आप रट जाइएगा कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाए, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए समाज में, यानी पैसे से समाज को मजबूत किया जाए। और ये कब होगा? जैसे जैसे सरकार के पास धन आएगा, संसाधन आएगा, सुविधा आएगा, वैसे वैसे सरकार जो है अपने राज्यों में लागू करता रहेगा। तो उसी को कहा जाता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान में जो है डीपीएसपी को जोड़ा गया। ठीक है? उसके बाद प्रश्न है कि भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। और जो डीपीएसपी, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं और शुरू में ही पढ़े थे कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये दोनों का जो है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो देखिए डीपीएसपी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें जितने भी आर्टिकल हैं उन सबका उद्देश्य अलग अलग है और वह किसी न किसी विचारों से मिलता है। और जब पूरा आर्टिकल डीपीएसपी का खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस विचार से मिल रहा है और किस भाग में किस आर्टिकल को रखा गया है, यह भी हम लोग समझेंगे। और जब हम आर्टिकल खत्म करेंगे 36 से लेकर 51 तक तब। ठीक है? तो इसको जो है पार्ट 2 में समझने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त सभी होगा। जो डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल हैं उनमें से कुछ आर्टिकल समाजवादी है, कुछ आर्टिकल जो है उदार भौतिकवादी है और कुछ आर्टिकल गांधीवादी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है? अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब बताइए कह रहा है कि वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है, उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है उस पर आपको विचार करना है और उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। कथन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन दिया गया है। एक नंबर कह रहा है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और दूसरा कह रहा है कि कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। मतलब इसका हुआ कि जो डीपीएसपी हैं वह किनके द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या विधायिका के द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो नहीं। क्या कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं। तो दोनों के द्वारा नहीं कराया जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उसको आपको सही बताना है कि कौन सही है। पहला कह रहा है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है, ये सामाजिक और आर्थिक, जैसा कि इसके पहले ही हम लोग प्रश्नों को देखे थे, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है डीपीएसपी। 2 नंबर कह रहा है कि इन तत्वों में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह भी सही है कि जो भी बातें इसमें लिखी गई है वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है,